साथियों नमस्कार। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर आज हम सब स्वराज विद्यापीठ में एकत्रित हुए हैं। एक विचार विमर्श के लिए और आज की परिस्थितियों को देखते हुए इसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है। आज की संगोष्ठी का विषय है भारत विभाजन और गांधी। लगातार कई वर्षों से भारत विभाजन के लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी को दोष दिया जाता रहा है और वह दोष देना आज भी लगातार जारी है। बल्कि कहा जाए कि उसकी तीव्रता कहीं न कहीं बढ़ गई है। क्या भारत विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार थे? गांधी के बहुत सारे पहलू हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आज के विषय की बात की जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा है भारत के इतिहास को समझने का, और सिर्फ भारत के इतिहास को ही समझने का नहीं, बल्कि भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य को भी समझने का। विभाजन के उस दंश को भी समझने का जिसकी पीड़ा 1947 में गांधी महसूस कर रहे थे। जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी हिंदू मुसलमान के बीच में हुए दंगों को शांत करने में लगे हुए। मैं विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। हम सबके बीच में प्रोफेसर विमल कुमार जी हैं, जिन्होंने गांधी विचार को सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि उसे जिया भी है। प्रोफेसर विमल कुमार जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। प्रोफेसर विमल कुमार जी। जिन लोगों ने गांधी के ऊपर निरंतर तरह तरह के आक्षेप लगाए हैं, प्रहार किया है, उनकी एक और विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि वो ये कभी नहीं बताते हैं कि भारत जो है वो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था, ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। वो जब गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि वो ब्रिटिश शासन की जो नीतियां हैं उसकी ओर से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। जब कोई ऐसी बात करे तो उसे एक ही सवाल पूछिए कि किसका शासन था, कौन नीतियां बना रहा था, कौन तय करता था कि क्या होना है। ये सवाल उनको अनसेटल करने लगता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते हैं। पूरी आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो लोग अंग्रेज़ों के पक्षधर थे और
अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उनके पक्ष में खड़े होते थे। आज़ादी की लड़ाई में उनके कोई हीरो नहीं हैं, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने किसी हीरो का गुणगान करने की स्थिति नहीं है। कोई है नहीं, कोशिश करके भी नहीं बता सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कौन था। और अंग्रेज़ों की पालकी ढोते थे, तो ये भी नहीं संभव है कि अंग्रेज़ों की बुराई करें। तो ये जो गांधी के ऊपर आक्षेप लगाने की बात है, उसके पीछे का मूल कारण है कि वो अंग्रेज़ों की बुराई नहीं कर सकते हैं। आप किसी से बात कर लीजिए, तो इसलिए गांधी जी की भूमिका तो बहुत विभाजन में बहुत बाद में आती है, लेकिन भारत में विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने में अंग्रेजी शासन ने क्या भूमिका निभाई है, ये हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसको जाने बिना हम भारत में विभाजन कैसे हुआ ये नहीं समझ सकते। बहुत संक्षेप में मैं 1857 में जो अंग्रेजी शासन के ख़िलाफ़ भारतीयों का विद्रोह हुआ, वहाँ से बात शुरू करूँगा। 2-3 चीज़ें हुई, जो परिणाम थे वो आप सब जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उसके तत्काल बाद ख़त्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत आ गया। जो वहाँ की जो कैबिनेट थी, जो निर्णय लेती थी, वो भारत के बारे में निर्णय लिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई, ये पहला हुआ, और सीधे सीधे उपनिवेश बन गया एक ब्रिटिश राज्य का। दूसरा जो परिवर्तन आया वो ये कि जो लड़ाई हुई थी उसमें 2 तरह की शक्तियां प्रमुख थी। एक रजवाड़ों की शक्ति, राजाओं की शक्ति, नवाबों की शक्ति, मुग़ल जो सम्राट थे उनकी शक्ति, वो सारे लोग थे। और दूसरा सिपाहियों का विद्रोह। ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे अंतर्गत आने के बाद 2 चीज़ें की गई। पहले 1857 के पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पॉलिसी हुआ करती थी कि धीरे धीरे राजाओं को ख़त्म कर दिया जाए। एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते थे कि अगर कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है तो ख़त्म करो, और दूसरे तरीके से भी तो राजाओं को ख़त्म करो। 1857 के बाद उनकी नीति ये बनी कि ऐसे राजाओं के साथ संधि कर लें जो ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करें और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने में मदद करें। ये चेंज इन पॉलिसी था। तो एक बहुत बड़ी भूमिका, और आज़ादी के आने के समय तक कि भारत अगर स्वतंत्र होगा तो उसमें राजाओं की स्थिति क्या होगी, प्रिंसली स्टेट्स की स्थिति क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सीधे सीधे अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत थे। अगर अंग्रेजी साम्राज्य अपनी संप्रभुता को हटा लेता तो ये स्वतंत्र हो जाते। क्षमा करेंगे।
तो ये, और अंग्रेज़ इनको हमेशा ये समझाते भी रहे कि आप जो हैं हमारी पैरामाउंसी के अंतर्गत हैं, अगर हम हट जाएंगे तो आप किसी और के अंतर्गत नहीं रहेंगे। तो हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोड़ा या एक बहुत बड़ा फैक्टर हिंदुस्तान में ये रजवाड़े थे। जब हम विभाजन की बात करते हैं तो हम इस बड़े फैक्टर को ध्यान से हटा देते हैं। आगे की चर्चा में जब हम चर्चा करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में या कैबिनेट मिशन के बारे में, तो हम बताएंगे कि किस तरह से इन रजवाड़ों का दबाव था और क्या क्या प्रस्ताव आए थे भारत की स्वतंत्रता को देने में, और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो। दूसरा, चूँकि सिपाहियों ने विद्रोह किया था तो सेना को की एक रूपता को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि सारे सैनिक एक समान होंगे ऐसा नहीं। राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इस तरह की विभिन्न जातियों के रूप में सेना का निर्माण किया गया। ये सारी, अरे अच्छा, नाउ आई विल हैव टू कर्टेल माई ये हाँ, ये जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये जो सेना में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन किया गया, यही विभाजन आधार बना बाद में समाज को विभाजित करने का। सबसे पहले समाज को विभाजित करने का काम 1905 में हुआ, जब बंगाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बंगाल में, लेकिन और उसके परिणाम स्वरूप 1912 में फिर बंगाल को जो भंग किया गया था उसको जोड़ना भी पड़ा, एक करना पड़ा। लेकिन भारत के शासन विधान में भारतीयों को शामिल करने का जो सवाल उठा, उसमें भारतीयों की एकता भंग करने का एक महत्वपूर्ण काम जो पहला शासन विधान आया उसके अंतर्गत था। उसे मॉडले मिंटो एक्ट वो कहते हैं। तो मॉडले मिंटो का जो वो रिकमेंडेशंस थी, जिसको कि मान लिया था सरकार ने, वो ये थी कि मुसलमानों का अलग रिप्रेजेंटेशन होगा और हिंदुओं का अलग रिप्रेजेंटेशन होगा। भारतीयों ने कभी इसकी मांग इसके पहले की ही नहीं थी। तो भारतीय समाज को विभाजित करने का एक वैधानिक आधार मॉडलो मिंटो रिफॉर्म है, जो 1909 में लाया गया। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझें कि भारत के समाज में लोगों का प्रतिनिधित्व भारत के नागरिक के रूप में होने के बजाय उनके धर्म के आधार पर होगा, अन्य आधारों पर होगा। और जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म आया तो उसमें 10 समूह हो गए, और 1935 के रिफॉर्म में 17 समूह हो गए जिनको अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। यानी कि भारतीय शासन में भागीदारी के लिए मुसलमान को चुनेगा, सिख को चुनेगा, जाति यूरोपियन को चुनेगा। ये जो था, ये आधार बना भारत के विभाजन का। इसलिए 1909 का रिफॉर्म वो बीज है जिसमें से भारत का विभाजन होता है। बीच की घटनाओं में बहुत कुछ होता है। मैं गांधी जी के बारे में एक शब्द कह के फिर
विभाजन पर आ जाऊंगा। गांधी जी ये समझ रहे थे कि भारत जो है इसमें लोगों को विभाजित करने में दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर काम कर रहे हैं जो अंग्रेज़ जिसमें लगे हुए हैं। एक है कि जिसमें वो सफल हो चुके थे कि मुसलमानों का अलग सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, और दूसरा जो यहाँ के डिप्रेस्ड कास्ट हैं जिसको शेड्यूल्ड कास्ट बाद में कहा गया, वो अलग रिप्रेजेंटेशन उनका होगा। और उसके खिलाफ गांधी जी ने एक अनशन किया और अंबेडकर के साथ एक समझौता हुआ जिसमें यह तय हुआ कि उनकी सीट्स तो रिज़र्व होंगी शेड्यूल कास्ट की, डिप्रेस्ड कास्ट की, लेकिन वोट देने के लिए जनरल वोट, सभी लोग उनको वोट देंगे, जो आज भी कायम है। लेकिन गांधी जी ने ये समझ लिया कि हिंदुस्तान की एकता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो हिंदू मुस्लिम एकता है, सर्वधर्म समभाव का काम है, और दूसरा जो इस देश में डिप्रेस्ड कास्ट हैं, जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट जिनको कहा गया वो हैं, उनको आगे बढ़ाने का। कांग्रेस के अंदर निरंतर एक मंथन चलता रहता था। सन 34 आते आते गांधी जी ने ये समझ लिया कि कांग्रेस के जितने नेता हैं ये जब, क्योंकि उसके पहले दिल्ली में इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उनमें से 2 में तो ये लोग गए ही नहीं कांग्रेस वाले, 1 में गए, और वो सब खेल चल रहा था। तो वो समझ रहे थे कि अब जो है निगोशिएशंस आज़ादी के लिए शुरू हो रहे हैं। तो ये जो निगोशिएशन शुरू हो रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर एक बड़ी विचारधारा ये थी कि जो नया भारत बनेगा आज़ादी के बाद, उसमें राजसत्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वो सारा परिवर्तन हम जो है वो सत्ता में जा कर के राजसत्ता के माध्यम से करेंगे। गांधी जी का अपना दृष्टिकोण ये था कि स्वतंत्रता के बाद जो समाज में परिवर्तन लाना है उसको जनता को संगठित करके लाना पड़ेगा, और जनता को संगठित करने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 3 फैक्टर हो गए, हिंदू मुस्लिम एकता, डिप्रेस्ड कास्ट को के लिए काम करना, और बहुत काम किया। अगर मतलब गांधी का विरोध ऊंची जाति के लोगों ने शुरू किया तो तभी किया जब उन्होंने पूना पैक्ट के बाद पूरी ताकत लगा दी डिप्रेस्ड कास्ट के लिए काम करने में। और तीसरा ये कि नए भारत के निर्माण में जनता की भूमिका, और जनता की भूमिका के लिए रचनात्मक कार्यक्रम का काम। तो गांधी जी ने समझा कि कांग्रेस के नेताओं का रास्ता थोड़ा अलग है, हमारा रास्ता अलग होगा। तो कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप, प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1934 में। उसको याद रखिएगा, आज़ादी की लड़ाई में हमेशा बने रहे, कांग्रेस को दिशा निर्देश भी देते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उस वक़्त उसको कहते थे चवनिया मेंबरशिप। तो वो जो चवनिया मेंबरशिप थी उससे ये इसको याद रखना होगा। सन 35 का शासन विधान आया, उसके बाद इन लोगों ने चुनाव लड़ा और देश भर में कांग्रेस को बहुमत मिला, वो सब चीज़ें हुई। मुस्लिम लीग को भी कई जगहों पर बहुमत मिला। जो युद्ध आया उसके कारण कांग्रेस की और ब्रिटिश शासन के बीच का मतभेद हुआ और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने सब जगह से रिज़ाइन कर दिया। ये घटना ऐसे महत्वपूर्ण न होती
भाई रिज़ाइन कर दिया तो ठीक है, लड़िए आप अंग्रेज़ों से, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद देश के 3 राज्यों में, जो नौजवान साथी बैठे हैं वो ध्यान देंगे, इस देश के 3 राज्यों में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई। क्यों बनाई? ये तो पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी थे और मुस्लिम लीग तो अलग वो करना चाहते थे। इस पेंच को समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और वो पेंच ये है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों अंग्रेज़ों के बताए रास्ते पर चलने वाले थे। मैंने पहले कहा कि ये अंग्रेज़ों की पालकी ढोने वाले थे, मुस्लिम लीग भी वही करती थी। कितने ही ऐसे प्रमाण हैं जिसमें ये स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग ने अपना रिजोल्यूशन पास करने के पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर के साथ बात किया, उन्होंने उसका ड्राफ्ट बनाया, फाइनल किया, वही ड्राफ्ट मुस्लिम लीग के वर्किंग कमेटी में और उनके जनरल बॉडी में पास हुआ। तो इसको आप ध्यान रखें कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस ये सब जो अंग्रेज़ी शासन कहता था वैसा करते थे। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आरएसएस ने ये तय किया कि थोड़ा शस्त्र सिखाने का काम भी हम करेंगे। नया नया वहाँ से मुसोलिनी से कुछ ज्ञान लेकर के आए थे, तो कुछ दिनों तक हुआ, फिर अंग्रेजी शासन ने कहा कि नहीं, आप शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो लाठी का इस्तेमाल कीजिए। तो उनकी शाखाओं में से फिर शस्त्र बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये हिम्मत नहीं कर सकते थे कि उन्होंने मना किया तो करें। तो फिर उनके यहाँ लाठी चलाने का ज्ञान जो है बच्चों को दिया जाने लगा। थोड़ा अलग बात है, बात आती है तो निकल जाती है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफ़ा दे दिया सारी जगह से, और उसके बाद सन 42 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा दिया और अंग्रेज़ों को का साथ देने से मना कर दिया इस युद्ध में शामिल होने से, उस ज़माने में लॉर्ड वेवेल साहब कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। नाम सुना होगा। क्या इलाहाबादी एक शब्द है खुन्नस, कुछ आप लोग जानते होंगे। तो लॉर्ड वेवेल के मन में एक गहरी खुन्नस कांग्रेस पार्टी के प्रति हो गई। कांग्रेस के सारे नेता तो जेल में थे, बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की भूमिका पर आ जाते हैं, उसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं। लॉर्ड वेवेल उसके बाद हिंदुस्तान के वाइसरॉय बना दिए गए, और जब ये हुआ कि अब भारत को आज़ाद करना है तो इसके लिए सभी पार्टियों को मिला करके काम करना चाहिए। लॉर्ड वेवेल साहब ने एक कॉन्फ्रेंस शिमला में बुलाई, जिसको कि शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उसमें मुस्लिम लीग के लोग थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उसमें सिख रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, उसमें दलित रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, और भी लोग थे। अब आप देखिए, वहाँ पर ये तय हो रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने आप समझिए केंद्र का मंत्री परिषद,
ठीक है ना। तो वाइस राय का ऐसा तो मंत्रिपरिषद होता नहीं था, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे। तो वाइस राय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कैसे भागीदारी होगी, तो लोगों की भागीदारी और उसमें से ब्रिटिशर्स की भागीदारी ख़त्म हो जाए और इंडियंस की भागीदारी हो, ये बात की गई थी। लेकिन भागीदारी के लिए जो शर्त, वो फॉर्मेट था, क्या था कि 5 सदस्य कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे, 1 सिख होगा और 1 दलित होगा। इसका कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, सॉरी, ये तो उसमें प्रस्ताव आया था, ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में था। उस वक़्त प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर था, वो मैं मिक्स कर गया दोनों ये। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जिन्ना साहब इस पर अड़ गए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम होगा वो केवल जिन्ना साहब के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ही एक मुसलमान था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते थे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं हो सकता था, ये दबाव था। मैंने पहले आपसे एक निवेदन किया और अब फिर उसको बताता हूँ। जिन्ना साहब को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर ने ये कह रखा था कि आप किसी तरह के समझौते पर मत तैयार होइएगा। तो जिन्ना साहब ने एक तो ये कहा कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये केवल हम तय करेंगे और किसी को अधिकार नहीं है। ये एक बड़ा परिवर्तन था। कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि हम इस देश के सभी समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम ये नहीं करने देंगे। दूसरा ये कहा कि अगर वहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई प्रस्ताव आता है और मुस्लिम लीग उसका विरोध करता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अगर आपको करना है तो आपको 2/3 बहुमत से करना पड़ेगा। बात ये नहीं थी कि वो कर, उनको इस पूरे शिमला कॉन्फ्रेंस में जो संभावना थी एक समझौते की, उसको किल करना था। मैं आपके ध्यान में क्या आकर्षित कर रहा हूँ, क्या बात लाना चाह रहा हूँ कि ये किसी तरह का समझौता न हो, इसके पीछे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे कि किसी तरह से नहीं होना चाहिए, यानी अंग्रेज थे कि कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वरना वायसराय सीधे सीधे कह सकते थे कि आप इतने अनरीजनेबल प्रस्ताव करेंगे, हम नहीं मानेंगे। लेकिन उनको ये इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि वायसराय ने इस बात को इस देश में स्थापित किया कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान राजनीति में शामिल होना चाहता है, राजनीति में शामिल होकर के कोई राजनीतिक पद हासिल करना चाहता है, तो वो किसी और दल के माध्यम से नहीं हासिल कर सकता है। अगर मुसलमान को हिंदुस्तान के में राजनीतिक या शासन में भागीदारी चाहिए तो उसको मुस्लिम लीग के माध्यम से आना होगा। इसका एक बड़ा नतीजा हुआ। बहुत से लिबरल मुसलमान और बहुत से ऐसे मुसलमान जो ये समझते थे कि कम्युनल पॉलिटिक्स से अलग एक देश की पॉलिटिक्स में भागीदारी की जा सकती है, उन्होंने समझा कि अगर हमको राजनीति में रहना है, अगर शासन में जाना है, तो हमको मुस्लिम लीग के। दूसरी चीज़ ये स्थापित हुई
कि किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार मुस्लिम लीग को दे दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? उस वक़्त लंदन में चर्चिल की सरकार थी, यहाँ लॉर्ड वेवेल वायसराय थे, और ये दोनों कांग्रेस से चिढ़ते थे और गांधी से तो बहुत ही चिढ़ते थे। बहुत से किस्से हैं कि चर्चिल कितना चिढ़ते थे, आप सोच नहीं सकते हैं। और उनका पूरा सपोर्ट था लॉर्ड वेवेल को कि कितना कांग्रेस को कमज़ोर किया जा सकता है। सत्ता तो हम बहुत बाद में देंगे, निगोशिएट करते रहेंगे, कभी इस मुद्दे से, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से। खैर, वो बात ख़त्म हो गई। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे परिस्थितियां बदल जाती हैं। उसके थोड़े ही दिनों के बाद इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन हुआ और चर्चिल साहब जो इतने बड़े युद्ध में जीत का ढिंढोरा पीटते थे, उनकी बुरी तरह से हार हुई। लेबर पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ शासन में आ गई और तब भारत में भारत का में कैसे सत्ता का हस्तांतरण हो भारतीयों के बीच में, इसके लिए एक मिशन, कैबिनेट मिशन जिसको कहते हैं, जिसके 3 सदस्य थे, उस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। ऊपर से लगा कि ये कैबिनेट मिशन जो आया है, ये हर हालत में भारत की एकता को बनाए रखना चाहता है, बचाए रखना चाहता है। लेकिन बड़े अजीबोगरीब प्रस्ताव उनके थे। उसमें से एक जो मैंने पहले गलती से कह दिया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को में सारे भारतीय रहेंगे, और उसमें 5 और 2 की बात थी। फिर इस संख्या को बढ़ा करके 14 कर दिया गया। वो थोड़ा बहुत महत्व की बात नहीं कि ठीक है कांग्रेस के 6 होंगे, 5 इनके होंगे, लेकिन इस पर वो अड़े हुए थे मुस्लिम लीग कि मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम लीग द्वारा ही नामित किया जाएगा। ये इस बात को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। जो ज़्यादा बड़े महत्व की बात है और जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि इधर है, आ जाइए सहगल सर, इधर है, आ जाइए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कैबिनेट मिशन का एक प्रस्ताव ये था कि हिंदुस्तान में शासन व्यवस्था 3 टियर होगी, 3 स्तरीय होगी। जो यूनियन है, जो केंद्र है, उसके पास केवल फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन और थोड़ा सा उनको जो वित्त की ज़रूरत है उसके लिए वित्तीय व्यवस्था, बस। जो प्रोविंसेस हैं, इसके अलावा सारी पावर्स प्रोविंसेस को होगी, राज्यों को होगी। और जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो भी प्रोविंसेस को होगी। सो फार सो गुड। एक और क्लॉज था कि हिंदुस्तान के जो रजवाड़े हैं
जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, नवाब हैं, राजा हैं, ये सब 647 रजवाड़े थे हिंदुस्तान में। उन्हें भी जो यूनियन के पास पावर्स हैं उसके अलावा वो बाकी सारी चीज़ों में स्वतंत्र होंगे। वहाँ पर जो रजवाड़े हैं अपने अपने जो उनकी राजशाही है वहाँ पर कोई दखल जो है केंद्र सरकार का या उसका नहीं होगा, और ये संवैधानिक रूप से उनको अधिकार मिलता है। जो बड़ी बात है वो ये कि भारत का जो संविधान बनना था उसमें केवल, अच्छा हाँ, एक टेयर और बता दूँ तब इसकी चर्चा करूँ। मैंने 2 ही टेयर बताया ना, एक यूनियन और दूसरा प्रिंसेस। पूरे भारत को 3 ग्रुप में बांट दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सारे एक तरह से मध्य भारत से लेकर के और नीचे तक का हिस्सा लगा कि ये जैसे हिंदू राष्ट्र जैसा होगा। सेक्शन बी में, टेक्निकली उसको उन लोगों ने सेक्शन कहा, मैं आपसे सरल भाषा में ग्रुप कह रहा हूँ। तो ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी और बलूचिस्तान, और ग्रुप सी में बंगाल और असम। ये जो प्रोविंसेस हैं ये अपने ग्रुप में मिल कर के अपना एक कॉमन तरीका बना सकते हैं, यानी कि हिंदुस्तान 3 राष्ट्रों में बंट रहा था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जिन्ना साहब बहुत खुश थे, पूरा बंगाल और असम मिल जाएगा, और क्या चाहिए, पूरा का पूरा पंजाब और इधर का सब मिल जाएगा, कई और चीज़ें उसमें। और राजा खुश थे जो प्रिंसली स्टेट्स कि भाई हमारा स्वतंत्र अधिकार रहेगा। और एक बहुत ही मज़ेदार क्लॉज उसमें था कि ये जो यूनियन ऑफ बनेगा ये यूनाइटेड किंगडम के साथ एक ट्रीटी करेगा, एक समझौता करेगा, और भारत में जो परिवर्तन होंगे, जो संविधान बनेगा, उसकी सूचना यूनाइटेड किंगडम को देगा, और उसकी सहमति के बाद ही भारत के संविधान को स्वीकृति मिलेगी ना। यानी ये तो भारत 3 भाग में बट ही रहा था एक और ऊपर से, ताकि आपको एक ट्रीटी करना है उसके साथ यूनाइटेड किंगडम से। नेहरू जी ने कहा हम ऐसी कोई ट्रीटी नहीं करेंगे, बट दैट वाज पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन, जिसको मैं कह रहा हूँ हिंदू। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, आप भारत की एकता की जो कल्पना आज करते हैं, 1946 में उससे बिल्कुल अलग तरह के हिंदुस्तान के निर्माण का षड्यंत्र चल रहा था। और यहाँ तक कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन भी गई, नेहरू जी उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हो गए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वायसराय हुआ करता था, और जिसको कि आजकल हम लोग कहते हैं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए थे, हकीकत में वो वाइस प्रेसिडेंट हुए थे। काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वायसराय की, और वायसराय इससे बाउंड नहीं था कि आपके सारे सजेशंस को मानेगा, केवल ये था कि एक अंतर आ गया था कि इसमें सारे हिंदुस्तानी सदस्य होंगे। बहुत से झगड़े हुए, सब हुए,
और उसके बाद ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं शामिल होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रोज़ झगड़ा करते रहे। पटेल इतना दुखी हो गए, अगर आप उन दौर के किस्सों को पढ़ेंगे तो उनको लगा भैया इनसे मुक्ति पाना ही सबसे पहला कदम है। पटेल जो सबसे पहले जिन्होंने विभाजन को स्वीकार किया, उसका एक कारण यही था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रोज़ झगड़ा। लियाकत अली ख़ान तो एक ऐसे शख्स थे कि वो इसीलिए गए थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कुछ करने ही नहीं देंगे। हाँ, कुछ नहीं, कोई फंड ही नहीं लेने देते थे, फंड नहीं दी। जब होम मिनिस्ट्री नहीं दिया, उनको वित्त दिया, वो तो आप जानते हैं वित्त देने पर क्या हुआ। वो बहरहाल मैं फिर कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग ने ये निर्णय कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं शामिल होंगे, ये अंग्रेज़ी आकाओं के डायरेक्शन पर लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो गए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण करेगी, तो आप उससे फिर अपने को अलग कैसे कर पाएंगे? आप कैसे पाकिस्तान की कल्पना कर सकते हैं? लॉर्ड वेवेल इस मामले को खींचना चाहते थे, लेकिन जो सेक्रेटरी इंडिया के लिए सेक्रेटरी थे वो सहमत नहीं थे, और एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत नाराज़ थे। एक तरह से कैबिनेट मिशन जो पूरी तरह से हिंदुओं के अलग और मुसलमानों के लिए अलग बना रहा था, राजाओं को अलग अधिकार दे रहा था, वो मामला वहाँ पर नहीं बढ़ सका। और प्राइम मिनिस्टर एटली ने एक नया निर्णय लिया जिसको कि विभाजन के बुनियाद आप मान सकते हैं। फरवरी, शायद 24 फरवरी 1947, फरवरी में है, डेट हो सकता है। और एटली ने कहा, उसको तो ख़त्म कर दिया कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को, और कहा कि हम भारत को छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जून 1948 तक। जून 1948 के बाद हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हमारा शासन इंग्लैंड जो है अपने को निकाल लेगा। बहुत अच्छा भैया, तुम छोड़ के चले जाओ। फिर क्या कहा? फिर कहा कि हम ऐसे पार्टी को या पार्टियों को दे जाएंगे जो भारत को संभाल सके। यानी कि भारत एक देश भी हो सकता था और एक से ज़्यादा देश भी हो सकता था। जून 1948 के पहले, और इसके लिए हम किसी समझौते का इंतज़ार नहीं करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके पहले तक सारा समझौते का दिखावा होता रहता था। कैबिनेट मिशन तक ने ये सारा नाटक चलाया कि समझौते से हो जाए। एटली की ये घोषणा थी, समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी हम छोड़ के चले आएंगे, लेकिन हम तय करेंगे कि भारत किसको किसको दे करके आए। आपसे हम पूछेंगे नहीं, गांधी से पूछेंगे नहीं, नेहरू से पूछेंगे नहीं कि किसको दे के जाएं। अगर आप समझौता कर लेते हो तो ठीक है। लॉर्ड वेवेल से थोड़ी सी नाराज़गी थी, लॉर्ड वेवेल को वापस बुला लिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको समझा जाता है कि भारत के बहुत बड़े दोस्त हैं,
उनको हिंदुस्तान में एज वाइसराय ले आया गया। बहुत सी बीच की कहानियाँ लंबी हैं, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की एक पोजीशन थी, टेक इट और लीव इट। निगोशिएशन का आपके पास ज़्यादा है नहीं, हम आपको बता देते हैं, आप स्वीकार कर लेते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपकी मर्ज़ी, हम बंधे नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई है, बनी हुई है उसमें, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम नहीं रहेंगे, तो हम जो चुने गए थे 1946 के चुनाव में, उन प्रतिनिधियों से पूछ लेते हैं कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चाहते हो, इसमें रहना चाहते हो, या इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रहना चाहते हो। सारी जगहों पर स्वाभाविक था कि सिंध वगैरह में ये हुआ कि अलग रहेंगे। दो जगह पर प्रतिनिधियों का में विभाजन था। एक पंजाब में जो ईस्टर्न पार्ट के लोग थे, जहाँ सिख वगैरह रहते थे, हिंदू रहते थे, वहाँ के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम जो अभी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें हम रहना चाहते हैं। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, उन्होंने कहा कि हम अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते हैं। ठीक इसी तरह से बंगाल में। तो ये निर्णय हुआ कि बंगाल का डिमार्केशन उस आधार पर कर लिया जाए कि जिन क्षेत्रों का ये रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ अलग हो जाएगा, और एक कमीशन बनाया गया कि बाउंड्री सेटल कर देगा। तो बंगाल का और पंजाब का विभाजन हो गया इसके आधार पर। 3 जगह ऐसी थी जहाँ के बारे में स्पष्ट नहीं था। असम में एक जगह है सिलहट में ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो ये तय हुआ कि सिलहट में रेफरेंडम करा दिया जाएगा, जनमत संग्रह। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस पार्टी के खान साहब थे, खान अब्दुल गफ्फार खां के छोटे भाई, वो शासन में थे। तो हुआ कि अच्छा, यहाँ पर भी रेफरेंडम करा दिया जाए कि ये कहाँ रहेंगे। और बलूचिस्तान एक प्रांत था जो अंग्रेजी सेना के अंतर्गत हुआ करता था, तो ये हुआ कि बलूचिस्तान में भी रेफरेंडम करा देंगे। बलूचिस्तान में जो रेफरेंडम हुआ वो पाकिस्तान के पक्ष में हुआ, यानी कि हम अलग वो चाहते हैं। सिलहट में जो हुआ, उन्होंने भी कहा कि हम अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये निर्णय लिया कि हम एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाना चाहते हैं, और इसलिए इस रेफरेंडम में भाग नहीं लेंगे। उनके पास एक मौका था कि रेफरेंडम में भाग लेते और कहते कि हम जो सेकुलर इंडिया बन रहा है उसके साथ होंगे, इंडिया के पक्ष में, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके पक्ष में रहेंगे। क्योंकि जब इन्होंने बॉयकॉट किया तो केवल 50% लोग ही वोट देने आए उस रेफरेंडम में, यानी 50% लोग ऐसे थे जो खान अब्दुल गफ्फार खां के साथ थे। वो 50% और जो थोड़े से लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके पक्ष में वोट दिया होता, तो हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो
हिंदुस्तान का हिस्सा था। इतिहास अपनी गति से चलता है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों स्वीकार किया, मैं गांधी पे बाद में आऊँगा। एक कारण मैं बता चुका हूँ, आपके पास ये चॉइस थी कि हम नहीं मानेंगे, तो जो अंग्रेज़ी शासन था उसके पास ये चॉइस थी कि जो हमको करना होगा करके चले जाएंगे, आप मानो या ना मानो, हम तो आपसे, आप मान जाओगे तो आपको इतना बड़ा हिंदुस्तान मिल जाएगा, कम से कम असम जो है, जो ग्रुप सी में उनके साथ था वो आपको मिल जाएगा, जो बंगाल है उसका आधा आपको मिल जाएगा, पंजाब का आधा आपको मिल जाएगा। उस वक़्त तक ये क्लियर नहीं था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार साहब ये पोजीशन ले लेंगे, तो थोड़ा डाउटफुल था। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था जिसको कि लॉर्ड माउंटबेटन ने इन लोगों को समझाया भी। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत ही शातिर व्यक्ति था। उसके मन में क्या है, वो क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं, ये आप नहीं समझ सकते थे। केवल वो बात करने में किसी एक व्यक्ति से घबराते थे, तो गांधी से, बाकी को समझाना उनके लिए बहुत आसान था। इसीलिए उन्होंने गांधी से बहुत बाद में बात की। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में यूनियन बहुत कमज़ोर होता है। केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये बाकी सब। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का इतिहास ये रहा है कि कमज़ोर सेंटर होता है तो ये जो प्रोविंसेस हैं ये स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं रहते। कांग्रेस के नेता ये समझ रहे थे कि हम नहीं स्वीकार करेंगे तो भी वो कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम हम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। अब हमको उस तरह का संविधान नहीं बनाना होगा जैसा संविधान की कैबिनेट मिशन प्रस्तावित कर रहा था। एक बड़ा कारण ये था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के अंतर्गत हिंदुस्तान के प्रोविंसेस होंगे। दूसरा बड़ा कारण ये था कि रजवाड़ों की स्वतंत्र स्थिति ख़त्म कर दी गई थी। उनके लिए एक ही ऑप्शन था, वो ये कि जो राज्य है उसमें शामिल हो जाए, हिंदुस्तान में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल। उनके लिए ये ऑप्शन नहीं था कि वो स्वतंत्र रहें। वो 3-4 ने स्वतंत्र रहने की कोशिश की। जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कश्मीर है, और वो दक्षिण में केरल का थी, हैं ट्रावनकोर था। 3 तो आसानी से मान गए, ये जूनागढ़ में जनमत संग्रह करना पड़ा वो, और हैदराबाद में थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो ये 2 बड़े गेम्स थे जिसको कि कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि अगर टेक इट और लीव इट की पॉलिसी में अगर ये नहीं लेंगे तो कुछ भी शायद ना मिले। एक जगह नेहरू जी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है काफ़ी बूढ़ा हो गया है, और अगर हम आंदोलन करते हैं तो हम सब के सब जेल भेज दिए जाएंगे, और हम सब तब तक जेल में रहेंगे जब तक हिंदुस्तान को ये छोड़ के चले नहीं जाएंगे। ये गए जेल 1.5 साल के लिए, और जून में तो वो जिसको जैसे बांट के जाना होता चले जाते। तो वो ऑप्शन नहीं था। ये समझना कि कांग्रेस के नेताओं के पास या गांधी जी के पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन नहीं था। ये सच है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जब प्रस्ताव पास किया था तो गांधी जी को सूचना नहीं दी थी। जब AICC में बहस हो रही थी और कुछ लोगों ने बहुत मजबूत तकरीर है, उसमें इलाहाबाद के पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी हैं जिन्होंने बहुत मजबूती से विरोध किया था इसका, भारत के विभाजन।
तो गांधी जी, जो कि हमेशा विभाजन के विरोधी थे, उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहें तो पास कर लें, लेकिन फिर इस पूरी वर्किंग कमेटी को रिज़ाइन करना होगा। ये वर्किंग कमेटी फिर निगोशिएट नहीं कर सकती, आपको नई वर्किंग कमेटी बनानी होगी और नई वर्किंग कमेटी तय करे कि कैसे निगोशिएट करें। यानी प्रैक्टिकल ऑप्शन आपके पास नहीं था कि नई वर्किंग कमेटी बने और वो जा कर के निगोशिएट करे और वो आपकी बात सुने। दूसरा कारण जिसको कि पटेल ने बहुत बाद में कहा था, वो ये था कि अगर हम ये नहीं स्वीकार करेंगे तो हिंदुस्तान कम से कम 6 या 7 हिस्सों में बंट जाएगा। मैंने ये पूरी कहानी सिर्फ इसलिए बताया कि आप ये ध्यान में रखें कि हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के बाद या स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेगा, ये निर्णय लेना न तो कांग्रेस पार्टी के अधिकार में था, न मुस्लिम लीग के अधिकार में था, न गांधी जी के अधिकार में था। आप इस बहस से जब कांग्रेस को बाहर कर देते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। भारत विभाजन के पूरे प्रकरण को समझने में अगर आप अंग्रेज़ों की भूमिका को बाहर कर देंगे तो आप बिल्कुल ही गलत निर्णय पर पहुंचेंगे। सिर्फ एक बात कह के ख़त्म करता हूँ। गांधी जी ने उस वक़्त भी ये स्वीकार किया कि अंग्रेज़ों के आने के पहले भी इंडियन सिविलाइजेशन वाज वन बट देयर वेर मेनी स्टेट्स। तो कहा कि हाँ ठीक है, 2 स्टेट हैं लेकिन 1 नेशन होगा। बहुत अजीब सा था। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे बिना वीज़ा लिए हुए, और उनकी ये योजना 2 या 3 फरवरी को जाने की थी। अगर गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को न हुई होती तो वो बिना वीज़ा के पाकिस्तान जाते और इस बात को बताते कि ठीक है, ये 2 स्टेट बन गए हैं किसी कारण से, लेकिन हम 1 नेशन के तरह ट्रीट करेंगे तो और इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो जो उनका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास था वो उसका एक हिस्सा था। अगर आज की, और बाद में लोहिया जी भी एक कन्फेडरेशन की बात करते थे, इसकी संभावना देखिए, जो कम्युनल आधार पर, धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का एक्सपेरिमेंट था वो तो फेल हो गया। सन 71 में जो बड़ी जनसंख्या थी उसने अपने आप को इससे अलग कर लिया। बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से ज़्यादा थी, बड़ी जनसंख्या ने रिजेक्ट कर दिया 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, वो एक अलग। आने वाला समय जो लोग अखंड भारत कहते हैं उनके लिए भी, और जो इंडियन सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं उनके लिए भी कहें कि अगर ये जो इलाके हैं जिसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बर्मा है, श्रीलंका है, भूटान है, इन इलाकों की जनता एकजुट हो जाती है, एक होती है, तो राज सत्ता अलग अलग होने के बावजूद एका जनता के बीच की होगी। एक इंडियन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम हो सकता है, और इस काम को रोकने का काम वो लोग करते हैं जो निरंतर जनता के बीच एकता हो इसके बजाय जनता के बीच नफ़रत ज़्यादा से ज़्यादा
कैसे फैले, इसका काम करते हैं। आज की परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा काम है इंडियन सिविलाइजेशन को नए तरह से आगे बढ़ाने का, वो इस पूरे भूभाग में अरब सागर से लेकर के हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल जो है उस सब के और हिमालय से जुड़े हुए जो भूभाग है वहाँ की जनता के बीच में एकता को बढ़ाया जाए। धन्यवाद। पर एक सभा की मर्यादा है, उस मर्यादा का विनम्रता पूर्वक पालन करते हुए मैं 2-4 लाइन आपके सामने कहना चाहता हूँ। बस पहला ये कि गांधी जी आजीवन हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। कदापि वो ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के द्वारा वह अपनी जड़ जमाया हिंदुस्तान में, और 14-15 की रात सन 47 में जाने तक उसी नीति का अनुपालन करते रहे। सन 20 में ही गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का जो साथ दिया था मुसलमानों के साथ, जब वो भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखकर प्रवेश करते हैं, और अंत तक वो इसी बात में लगे रहे। सन 45 में जब वो जेल से छूटे हैं, तब से लेकर के और आज़ादी के समय तक उनका एक ही प्रोग्राम ही था हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। आपको ध्यान होगा कि जब बेवल प्लान फेल हुआ, बेवल प्लान में बड़ा अजीबोगरीब था, जैसा विमल कुमार जी कह रहे थे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बराबर होगा, सवर्ण हिंदुओं का। इसका मतलब ये था कि तीसरा भारत बेवल साहब ने ही तैयार कर दिया था, और उस पर कार्यवाही भी हो जाती। वो तो जिन्ना साहब अड़ गए कि मुसलमान होने के नाते, जैसा विमल कुमार जी कह रहे थे, उन मेंबर्स को मैं स्वयं नॉमिनेट करूंगा। और एक बार गांधी जी ने जिन्ना साहब से ये कहा था कि जिन्ना साहब अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने दीजिए, फिर हम लोग बैठकर आत्मनिर्णय के द्वारा इस समस्या का हल कर लेंगे। तो जिन्ना साहब ने 3 बार नहीं 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 कहा था। उन्होंने कहा था पहले पाकिस्तान बन जाए फिर कोई बात होगी। पाकिस्तान, जिन्ना साहब अंग्रेज़ों के बलबूते पर वो उस पर अड़े हुए थे कि ये बने, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को अनाउंस कर दिया। और उन्होंने एक लाइन कहा था कि हमने पिस्तौल बना लिया है और पिस्तौल चलाना भी सीख लिया है। और उसके बाद नोवाखाली का जो दंगा हुआ, जिसमें गांधी जी 7 नवंबर से 2 मार्च तक रहे, 7 नवंबर 46 से 2 मार्च 47 तक रहे, और वहाँ पर उन्होंने शांति कायम कराया। आज़ादी के बाद भी गांधी जी जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे
कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिसमें संयोग से उस टीम में इलाहाबाद के भी 2 आदमियों का नाम था कि दे विल आल्सो एकम्पनी गांधी जी। तो उसके बाद भी उन्होंने बहुत कोशिश किया कि जिस पर लंदन टाइम्स ने उल्लेख किया था कि जो कई डिवीजन्स नहीं कर पा रही हैं, वो गांधी जी अकेले वहाँ शांति व्यवस्था कायम कर दिए हैं। माउंट बेटन, एक लाइन की बात कह दूँ, एक उस किताब में इंडिया फ्रीडम एट मिडनाइट में एक फोटोग्राफ है। उस फोटोग्राफ में एक तरफ माउंट बेटन ने जवाहरलाल जी उनके साथियों को बैठाया और एक तरफ जिन्ना साहब को, इकबाल जी थे उसमें, कुछ और लोगों को बैठाया और सामने बैठाया, इन दोनों को अगल बगल बैठाया और सामने बैठाया बलदेव सिंह साहब को। और न तो मुखातिब हो रहा है जिन्ना की ओर और न मुखातिब हो रहा है जवाहरलाल की ओर। वो फोटो देखने लायक है, बयान करती है परिस्थिति का। सीधे वो बलदेव सिंह साहब की ओर देख रहे हैं प्रश्न भरी निगाह से कि ये दोनों तो धर्म के नाम पर ले लिए हैं, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं। दिस वाज द मीनिंग ऑफ हिज पोज जो कर रहा था। तो वो इसके टुकड़े करने पर तुले हुए थे, अंग्रेज टुकड़े टुकड़े करने पर तुले थे। उस दिन मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि क्रिप्स मिशन में तो एक बात ये साफ थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स इस बात को नहीं मानती हैं वो अपनी यथास्थिति बनाए रख सकती हैं, यानी पूरी के पूरे जितने रियासत हैं उतने कंट्री हो जाते। तो परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि गांधी जी भी उसमें सफल नहीं हो रहे थे। और जैसा आप कह रहे हैं कि पटेल जी ने और जवाहरलाल ने इसको बेबसी में माना कि इतना छत बिछत कर देंगे कंट्री को, जाने से पहले इतना छत बिछत कर देंगे। और तब जो महासमिति की बैठक हुई थी कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव के बाद, उस महासमिति में गांधी जी भी बोले थे और अगेंस्ट द पार्टीशन बोले थे। तो गांधी जी कदापि विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गांधी जैसा फरिश्ता इस धरती पर आया, जिसको गोखले जी ने बहुत पहले ये कहा था, सन 12 में ही कहा था कि ऐसा हाड़ मांस का पुतला धरती पर आया है, जिसको कि फिर बाद में उन्होंने कहा कि 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने कहा कि generations to come shall scarce believe that such one in flesh and blood walked upon this earth, जिनके बारे में नोबेल प्राइज लॉरिएट कार्ल बक ने उनको जब कहा था कि ये तो दूसरा ईसा सूली पर लटका दिया गया, हम लोगों को अब ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान लगातार प्रगति की ओर बढ़े, मजबूत बना रहे, छोटी छोटी बातों में जो हिंदुस्तान की संप्रभुता है उस पर आँच ना आने पाए, इस बात पर कार्य करने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू ऑल वेरी मच।